गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रही हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे एवरी डे का मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ एंड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मटेरियल्स दे रही हूँ। आई होप आपने पिछले चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझा है। आई एम हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है डेमोग्राफिक डेटा, यानी जनांकीय आंकड़ों का। और इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारा चीज़ करेंगे। पहला है कि कितने प्रकार के डेटा होता है, यानी आंकड़े कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनको एकत्रित करने के मेथड्स यानी विधियाँ। ओके, व्हेन वी टॉक ऑफ डेमोग्राफिक डेटा which is also known as demographics, we refer to the statistical data about the characteristics and qualities, attributes of population, which may be the age in form of gender, income, and other compositions of the population, aspects of population. जब हम जनांकीय आंकड़ों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य सांख्यिकीय विश्लेषण से होता है, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से होता है। इनके अंतर्गत अनेक जैविक घटनाओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और इन्हें प्राप्त करने के बाद विस्तृत तरह से व्याख्या की जाती है, तुलनाएं की जाती हैं और इनका अध्ययन भी किया जाता है। After collection of such data, they are compiled, edited, analyzed, compared and studied. ये जो भी आंकड़े हैं ये जनसंख्या संबंधित होते हैं, अर्थात जनसंख्या के विश्लेषण विशेषताओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। यह आय संबंधित हो सकता है, लिंग रचना, आयु तथा जनसंख्या के अन्य दिशाओं या विशेषणों के बारे में हो सकता है। इन आंकड़ों की विस्तृत व्याख्या के लिए इन आंकड़ों का संग्रहण विधि भी आवश्यक है। किस तरह से इन आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, कैसे आंकड़ों को कौन सी विधि से एकत्रित किया जाए, इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़े सदैव किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। How we collect demographic data? For what purpose is the data collected? Are questions that are very important. The data is always collected from a given or predetermined area. This is also known as the area of study. इसे अध्ययन का क्षेत्र भी कहा जाता है और सांख्यिकीय भाषा में इसे समग्र कहा जाता है। In statistical language, it is known as the universe. इस संपूर्ण क्षेत्र को जनसंख्या भी कहा जाता है। This entire universe is referred to as the population also. समग्र वह क्षेत्र है जिसका अनुसंधान किया जाता है। So universe or population is that area of study which is brought under investigation. मान लीजिए अगर हम झारखंड में रहने वाले लोगों की आय एवं आय स्रोतों को जानना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि उनकी प्रगति पिछले 10 वर्षों में कैसी रही है, तो हमारे अध्ययन का जो क्षेत्र होगा वो झारखंड होगा और
जनसंख्या में उन लोगों को शामिल किया जाएगा हमारे अध्ययन में जो रोजगारकृत हैं। तो पॉपुलेशन जो होगा हमारे स्टडी का वो होगा झारखंड में रहने और काम करने वाले लोग, यानी लेबर फोर्स, श्रम बल के लोग। So if our study area is Jharkhand and we want to know what is the population of Jharkhand that is earning and what is the trend of their income in the past 10 years, then our area or universe of study would be the working population of Jharkhand. वैसे ही, in the similar manner, if we study another area, say suppose we want to study an area in Maharashtra, say Mumbai, and we want to find out the living standards and the living costs of the people of Mumbai, of different age groups, of different income groups, of different ethnicity and social status, then the universe of our study would be Mumbai's population. इसी तरह से अगर हम मुंबई में रहने वालों के जीवन स्तर को अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को हम अपने अध्ययन के क्षेत्र का एक हिस्सा मानेंगे, एलिमेंट्स मानेंगे, और हमारा समग्र होगा मुंबई की जनसंख्या। जनांकिकीय आंकड़े हमें प्राथमिक रूप से या प्रथमतः जनगणना से प्राप्त हो सकती हैं, जनसंख्या की, जिसको हम पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं, और भारत में ये प्रति 10 वर्ष में या 10 वर्ष के अंतर में किया जाता है। दूसरा स्रोत है पंजीकरण प्रणाली से, जिसे हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का कहते हैं हमारे देश का। इसके अंतर्गत कोई भी जनांकिकीय घटना का पंजीकरण किया जाता है और तरह तरह के स्तरों पर, जैसे लोकल, ब्लॉक लेवल, एट द लेवल ऑफ विलेज, शहरों में भी अलग अलग स्तरों पर, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग घटनाएं अलग अलग जगह पे पंजीकृत होता है और इनका जो एकत्रित या एक साथ किया जाता है इन आंकड़ों को, और फिर इनका कंपाइलेशन किया जाता है और संग्रह किया जाता है पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत। तीसरा है NSSO, जो है नेशनल सैंपल सर्वेज ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बॉडी है, एक यूनिट है, सार्वजनिक इकाई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के अलग अलग डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स पर डेटा कलेक्शन होता है। चौथा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अर्थात न्यादर्श सर्वे, न्यादर्श निकाला जाता है और न्यादर्श सर्वेक्षण के द्वारा एक आंकड़ा उठाया जाता है और इस न्यादर्श सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो भी आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसको भी पब्लिश किया जाता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा हेल्थ सर्वेज चलाए जाते हैं या अपनाए जाते हैं। सो हेल्थ सर्वेज आर अडॉप्टेड, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस NFHS के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। और अंत में है डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वेज, यानी डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर जो भी घरेलू आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाता है, उनको भी अलग अलग प्रोग्राम्स के अंतर्गत प्रकाशित और अध्ययन किया जाता है। Now we come to the different types of population data. There are majorly two types of population data, the primary and the secondary data. जनसंख्या आंकड़े मुख्यतः दो श्रेणियों में होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। Primary data is collected by the researcher, so it is the first hand source
first-hand collection of data, and different methods like surveys, interviews, questionnaires, experimentations are used to collect such data. It is collected with a particular project or aim and objective in mind, and for a particular reason. वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों की सामग्री अपने मौलिक रूप में होती है और इसे किसी विशेष वजह या विशेष कार्य अथवा उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है। किसी क्षेत्र में किसी एक पूर्व निर्धारित समय पर गणना द्वारा यदि पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, बच्चे, युवक युवतियों तथा वृद्धों की संख्या, साक्षर व्यक्तियों की संख्या, श्रमिकों की संख्या इत्यादि एकत्रित किया जाए तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाएगा। यह प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार एकत्रित किया गया है। किसी निश्चित समय अवधि में यदि नवजात शिशुओं अथवा मृत व्यक्तियों या प्रवासियों की संख्या को हम एकत्रित करें और इसे पहली बार एकत्रित किया जाए तो यह भी प्राथमिक आंकड़ों की श्रेणी में ही शामिल किया जाएगा। So, if we collect data or information regarding the number of children, males, females, youths, dependents, or newborns, or the number of deaths occurring in a particular area in a predetermined particular given period of time, then it will be counted as primary data. Because this information is not published anywhere and had not been collected previously by any body, any organization or individual researcher. Since such an information is collected for the first time, it is called primary data. And it is unprocessed data, that is why it is also known as raw data. इस तरह की सूचनाएं पहले उपलब्ध नहीं होती हैं या नहीं हैं, प्रकाशित नहीं हुई हैं या इनका अध्ययन तथा इनकी विश्लेषण नहीं की गई है, इसीलिए इन्हें मौलिक आंकड़े भी कहा जाता है अथवा इन्हें अशुद्ध आंकड़े भी कहा जाता है क्योंकि इनकी शुद्धिकरण नहीं की गई है। Since they are not processed, it's unprocessed data. Now we come to the second type, that is secondary data. Secondary data by its very name suggests that it is a second source or secondary source, which means that somebody somewhere in some time zone had already collected and used this data. Process and analysis of this data has already been done before. So, when data is collected from studies, surveys, experiments, from published or unpublished sources, and it is reused by somebody, that means data has been collected in the past and it is being reused by the researcher in the present time, then that kind of data is known as secondary data. जब कोई भी अनुसंधानकर्ता आंकड़ों का उपयोग करता है जो पहले किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने एकत्रित तथा प्रकाशित किए हैं तो उसे
द्वितीय समांक या आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़े हो सकता है कि भूतकाल में किसी अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण या अपने अध्ययन के लिए एकत्रित की हो और उसका विश्लेषण, तुलना तथा व्याख्या भी किया गया हो, तो इसे द्वितीय आंकड़े कहा जाता है। ऐसे आंकड़े प्रकाशित अथवा अप्रकाशित हो सकते हैं। इस प्रकार की जो भी आंकड़े होते हैं वे मौलिक रूप में नहीं होते हैं, बल्कि सारणी, प्रतिशत या माध्य के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। Such data are not in crude or raw form. They are not original data, but they are processed data. And hence they are in the form of tables, percentiles, averages, etc. द्वितीय आंकड़े सामान्यतया योग, प्रतिशत, अनुपात, सूचकांक इत्यादि के रूप में व्यक्त किए जाते हैं. So secondary data is mostly presented or obtained in the form of summations, percentages, ratios, indexes, etc. जैसे जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता दर, निर्भरता अनुपात इत्यादि सभी द्वितीय आंकड़ों के उदाहरण हैं. For example, we can take secondary data of birth rate, density of population, death rate, male-female ratio, literacy rate, etc. तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में काफ़ी अंतर होता है. So we can say that there is a whole lot of differences between primary and secondary data. और ये अंतर हम मौलिकता के आधार पर, उनकी संकलन योजना के आधार पर, सतर्कता, अनुकूलता तथा संकलन व्यय के आधार पर कर सकते हैं. All these differences are based on the originality of their collection, on the basis of the project or aim or objective of collection. It is also based on the utility and optimality of collection and the amount of expenditure done on collection of the data. दोनों आंकड़ों को एकत्रित करने की अलग अलग विधियां हैं. There are different methods for collection of the two types of data. प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए 4 विधियां हैं. There are 4 methods of collection of primary data. पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, that is direct personal investigation. दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, indirect verbal investigation. तीसरा स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, information from local sources and correspondences. चौथा प्रश्नावली व अनुसूची के माध्यम से सूचना संग्रह करना. It is questionnaires and schedules used for collection of data. Secondary data collection also has 4 methods. द्वितीय आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए भी 4 विधियां हैं. First is the census method, जिसे हम जनगणना विधि भी कहते हैं. दूसरा है पंजीकरण विधि, registration method. तीसरा है न्यायाधीश सर्वेक्षण विधि, सैंपल सर्वे मेथड तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. आइए हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्शन की विधियों पर अब
ध्यान दें. Let us now go on to the methods of collecting primary data, जिसमें सर्वप्रथम है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान. We have direct personal investigation. The name itself suggests that there is personal investigation. That means personally somebody goes and investigates about and collects the data, and this is done directly. So there is a direct touch in this kind of a method in which data are collected by the investigator personally from the sources of study. In this kind of a method, the investigator collects data by having a direct conversation or contact with the different units of study. We also call them elements, or in this case, respondents, those who respond to the questions or the investigation of the researcher. This method calls for the accuracy of data because the accuracy depends upon the ability of the investigator, the training he or she has gone through, and the attitude of the investigator. If the ability of the investigator is high, he or she has gone through rigorous and good training and has a positive attitude towards the research, then of course the accuracy would be maintained. Personal observation is highly suitable in case the investigation is small in number. It is definitely not suitable when the investigation is for a bigger crowd. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान अपने नाम से ही पता चलता है कि इस विधि में व्यक्तियों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, अर्थात अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और अपने प्रश्नों को उनके समक्ष रखता है, उनसे आंकड़े उठाता है और अपनी जो भी उनकी जानकारी है उसके लिए डेटा या आंकड़े एकत्रित करता है. इसे व्यक्तिगत अनुसंधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाके सूचनाएं एकत्रित करता है. ये स्पष्ट है कि इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के परिश्रम, अनुभव एवं निरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है. अगर अनुभवी अनुसंधान करता है तथा उसकी निरीक्षण की कुशलताएं ऊंची है तो अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों में काफ़ी अधिकतम शुद्धता होगी. इसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता की मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं उनकी जो दृष्टिकोण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है. यदि अनुसंधानकर्ता न्यूट्रल अथवा धनात्मक हो, अगर वो न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, तो स्टडी यानी इन्वेस्टिगेशन के आंकड़े एक्यूरेट होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द सूटेबिलिटी ऑफ द स्टडी, अर्थात इस रीति को हम किन दशाओं में अधिक उपयोग कर सकते हैं. हम इस विधि का उपयोग तब कर सकते हैं जब क्षेत्र सीमित हो, when the area is limited. जब आंकड़ों को गुप्त रखना हो, when investigation is to maintain secrecy, तभी हम जाके अपने से इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, अर्थात अनुसंधान को गोपनीय रखना ज़रूरी है. जब शुद्धता पर अधिक जोर देना हो, जब अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव, निरीक्षण, बुद्धि तथा मनोवैज्ञानिकता की समझ की अधिक आवश्यकता हो, जब अनुसंधानकर्ता की बुद्धि
एवं उनकी कुशलता की आवश्यकता हो और जब आंकड़ों की मौलिकता पर अधिक फोकस हो। इस विधि के कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं, और इन गुण और दोषों को देखते हुए इस विधि की उपयोगिता को तय की जाती है किसी एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए। पहले हम इस विधि के गुणों पर ध्यान देंगे और फिर दोषों को। पहला गुण ये है कि यह विधि जो है वो काफ़ी लोचशील है, काफ़ी लोचदार होती है, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को बदल सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, अपनी संशोधन कर सकता है प्रश्नों में, ताकि उसको सही आंकड़े और सही तरीके से आंकड़े मिले। हर जगह रिस्पोंडेंट्स यानी जो हमारे जो उत्तर देने वाले लोग होते हैं, कई बार होता है कि वो संपर्क स्थापित नहीं करने देते हैं या थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों के साथ मिलकर और आंकड़ों को एकत्रित करना थोड़ी कठिन बात हो जाती है, और इसीलिए अनुसंधानकर्ता जो है वो कई बार अपने प्रश्नों को थोड़ा लोचशील रखता है, थोड़ा बदलने की कोशिश करता है, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो आसानी से आंसर्स दें या उत्तर कर सकें। ऐसे स्टडीज़ से या ऐसी विधियों से तुलनात्मक अध्ययन आसान होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद ही सभी आंकड़ों को एकत्रित करता है, तो सारी चीज़ें उसके सामने स्पष्ट होती हैं। दूसरा, इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उनमें सजातीयता रहती है। देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द कलेक्टेड डेटा। एक ही व्यक्ति आंकड़े को एकत्रित करता है और इसीलिए एक समानता रहती है आंकड़ों के एकत्रित करने के ढंग में। सो द वे इट इज़ कलेक्टेड बाय द सिंगल पर्सन, देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी। Thirdly, the data are original. मौलिकता होती है ऐसे आंकड़ों में, क्योंकि ये पहली बार एकत्रित की जाती हैं। अब हम आते हैं एक्यूरेसी पर यानी शुद्धता पर, चौथे पॉइंट पर। तो चौथा गुण ये है कि इस प्रणाली में एकत्रित किए गए आंकड़े शुद्ध होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इनको एकत्रित करता है। Because the enumerator or researcher knows the objective of collection of the data, the reason for his collection of data, he collects them himself. वो खुद इसको एकत्रित करते हैं ऐसे आंकड़ों को, इसीलिए शुद्धता बरकरार रहती है। And he himself studies them, he himself processes this data. So there is a high amount of accuracy and purity of data. There is very few chances of data getting lost or data getting disrupted, data getting bifurcated or being misinterpreted. So these things have very low probability. पांचवा गुण ये है कि इस तरह के जो आंकड़े होते हैं, ये या इस विधि से जो आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, यह एक आपसी सहयोग से मिलता है। So this kind of data or this kind of method helps to collect data with a mutual support. और वो तभी हो पाता है जब अनुसंधानकर्ता तथा जो रिस्पोंडेंट है यानी जो सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं,
उन लोगों में आपस में कोई हिचकिचाहट नहीं रहती है। और इसीलिए जब हिचकिचाहट के बगैर वो अपने उत्तर देते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स ये आंकड़े सही होते हैं। So there is also a personal touch which helps this mutual support, and because of this mutual support there is high accuracy and unbiasedness of data. अब हम आते हैं दोषों पर. Let's come to the demerits now. पहला दोष ये है कि ये विधि जो है इसमें काफ़ी समय लगता है और इसीलिए इसमें काफ़ी खर्च भी होता है. सो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मेथड एंड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. अनुसंधानकर्ता खुद जाके प्रत्यक्ष रूप से हर एक व्यक्ति से आंकड़ा उठाता है. या तो बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है तो खर्च उनके ट्रेनिंग पर की जाती है. खर्च उनको कार्य के लिए उनको रेम्यूनरेशन यानी उनको जो कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है या उनकी सैलरी देनी पड़ती है, उस पर खर्च होता है. यदि सिंगल रिसर्चर इस पर काम करता है तो उसके लिए काफ़ी समय लग जाता है. तो समय और व्यय ये दोनों काफ़ी ऊंची होती है, काफ़ी अधिक होती है. दूसरा दोष ये है कि ये बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयोगी है. It is not suitable for a big population. तीसरा दोष यह है कि इसमें काफ़ी संभावनाएं होती हैं पक्षपात की. This method uses more power and so there are chances of huge biasness. अनुसंधानकर्ता जो है हो सकता है कि पक्षपात करे. उनकी अपनी सोच के हिसाब से जो उत्तर उन्हें मिल रहा है उनको समझने में वो गलत हो या उनके समझने में थोड़ी सी उनमें बदलाव हो जाए उनके आंसर्स या डेटा में. क्योंकि जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उस समय अनुसंधानकर्ता हो सकता है कि किसी एक के प्रति या कुछ लोगों के प्रति वो बायस्ड हो जाए, वो पक्षपाती हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा या आंकड़े मिलेंगे वो भी काफ़ी बायस्ड होंगे. और चौथा दोष ये है कि अनुसंधानकर्ता का जो निष्कर्ष होता है वो काफ़ी भ्रामक भी हो सकता है क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता का अपना व्यक्तिगत भावनाएं शामिल हो सकती हैं. So there can be a lot of personal biases which may create biased data. Okay, the researcher may have certain filters of communication, यानी उनकी सोच में कई चीज़ें हमारी सोच में होती हैं जो दूसरे के साथ मैच नहीं करती. तो ये जो है वो अड़चन पैदा करती है और इस तरह की अड़चन जो है सही आंकड़ों का एकत्रित करने में बाधाएं उत्पन्न करती है. यह विधि काफ़ी उपयोगी है. इसके कुछ दोष हैं पर फिर भी अगर कुछ सावधानियों को हम लेके चलें या सावधानियां बरतें तो इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से और शुद्ध आंकड़ों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं. This is a very popular method for investigation and collection of flexible and accurate data only and only if certain precautions are taken under consideration. इसके लिए पहला सावधानी ये होना चाहिए कि प्रश्न थोड़े से सरल होना चाहिए, कम संख्या में होनी चाहिए, प्रश्नों में स्पष्टता होनी चाहिए और प्रश्न जो है वो उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए. So whatever questions
are to be asked should be less in amount. Anybody who's answering will feel fed up or tired answering long and very huge number of questions. They feel challenged. So the number of questions asked per respondent should be less. Secondly, the questions should be simple so that the person answering them will be able to understand the questions easily. Questions should be direct and clear. Words used should not be vague, so there should be no ambiguity. And all the questions should be framed keeping in mind the objective of the study. Only then there will be clarity in the questions. दूसरा सावधानी जो अपनानी चाहिए वो ये है कि अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल, परिश्रमी और धैर्यवान होना चाहिए ताकि वह सूचना देने वालों का विश्वास व सहयोग प्राप्त कर सके. It is very important that the researcher should have good behavioral skills. He should have patience and a lot of energy and ability to work. And he should be ready to give in a lot of effort. Only then the respondents will be able to have faith in him or trust the researcher, and they will be able to support and cooperate with him. Third precaution is that whenever there is some ambiguous answers from respondents or unclear or incorrect answers which may have some suspicious or suspicion in them, then the researcher should come up with more questions which will verify these answers so that the data will not be inaccurate. यदि उत्तर संदिग्ध हो तो उनकी सच्चाई को जांचने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे उत्तरों की सत्यता की जांच हो सके. Fourthly, the researcher should have an idea and of the culture of the place he is visiting, the food, the language, traditions, the dress up, and every detail of that place so that he is able to mingle in the crowd. He is able to become one of them in that area, and that will also help him get the trust of the people, win the hearts of the people easily. ये बहुत आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता जिस जगह पे जा रहा है वहाँ की वेशभूषा, भाषा, खान पान, रीति रिवाज इत्यादि का ज्ञान रखे ताकि वह सूचना देने वालों में आसानी से घुल मिल सके, उनका विश्वास अर्जित कर पाए और आंकड़ों को आसानी से एकत्रित कर सके. और अंत में हर अवस्था में अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पक्षपात भाव को दूर रखना चाहिए ताकि उनका प्रभाव अनुसंधान पर ना पड़े. Every human being has a perspective, a perception, a way of thinking, likes and dislikes, but a researcher should be able to keep all these things away when he is going for data collection. He should be able to keep all his personal feelings and biasness
while collecting data. These things should not affect his investigation or research. If a researcher abides and adopts all these precautions, then he can use this method of primary data collection with ease, with efficacy, with a lot of diligence, and get accurate data.